हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अतुल पे। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 जल संसाधन के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इन क्वेश्चन को मतलब 10th के ही बच्चे नहीं, आगे 12th वाले बच्चे भी ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये प्रश्न मुख्य रूप से उन लोग को भी ज्योग्राफी के खंड में पूछा जाता है। पहला प्रश्न ये है, अभी हम क्लास 10 के ज्योग्राफी के जल संसाधन का जो प्रश्न उत्तरीय भाग है उसमें कारण जो बताएं जो है उसमें का हम देख रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर महासागर में बहुत जल एकत्रित है, फिर भी अनेक देश संकटग्रस्त है जो कि जल संकट से परेशान है, क्यों? तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर लगभग 71% भाग क्या है, जल उपस्थित है 71% भाग में। और इन 71% में क्या है, लगभग 97% जल का भाग है समुद्र और महासागर में उपस्थित। और समुद्र और महासागर का जल कैसा है, नमकीन है, खारा है। उनका यूज हम नहीं कर सकते हैं अपने, न दैनिक कार्य में कर सकते हैं, न खाने पीने में, न ही उसका सिंचाई के रूप में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही क्या होता है कि लगातार देशों के द्वारा किए जा रहे परमाणु परीक्षण द्वारा भी ये दूषित होते जा रहे हैं। अब दुनिया के देश क्या कर रहे हैं कि आज परमाणु संपन्न देश सब बनना चाहते हैं। तो परमाणु संपन्न देश बनने के लिए वो लोग जो परमाणु का परीक्षण करते हैं, कैसे पता करते हैं कि इस परमाणु की क्षमता कितनी है? तो उसका परीक्षण ये समुद्रों में ही जाके करते हैं कि इसकी मानक क्षमता क्या है, नहीं है, कितना दूर तक ये जा सकता है। वो अब इंसानों पे या स्थलीय भाग पे तो करके नहीं देखेंगे। तो जिससे क्या होता है कि उन परमाणु जो परीक्षण के दौरान उसमें से जो रासायनिक विकिरण निकलते हैं बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, जो कि समुद्री जीव जंतु के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी समुद्र का पानी जो नमकीन भी है वो भी दूषित होता जा रहा है। और इसके बाद कहा जाता है कि केवल पृथ्वी पे 2.5% लगभग 2.5% जल ही मीठा है। उसमें भी क्या है लोचा कि 70% भाग क्या है, हिम और बर्फ़ के रूप में है, जो कि ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका और हिमालय के ऊंचे शिखरों पे हमको देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि बहुत ही कम भाग जो क्या है जल का भूमि पर ही भूमिगत जल के रूप में, नदी के रूप में, जलाशय के रूप में वो एकत्रित है, जिनका प्रयोग ही केवल हम अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। तो यही सब कारण है। उसमें भी बोला जाता है ना कि मीठा जल केवल 0.003% ही पीने योग्य है, बाकी सब पीने योग्य भी नहीं है। यही कारण है कि हम जल के लिए एक सतत पोषणीय विकास के रूल को अपनाएं, इतना ही यूज करें जितना हमारी ज़रूरत हो और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा करके रखें। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि हमको जल के लिए दिक्कत हो सकता है। आज भी हम जल को खरीदना स्टार्ट कर चुके हैं, 20 रुपए की बोतल खरीदते हैं। कभी इसकी कल्पना भी नहीं हम लोग किए होंगे कि कभी पानी को खरीदना पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि 2025 तक भारत जैसे ही भी बड़े बड़े देशों को जल के कमी की परेशानी से जूझना पड़ सकता है। तो यही है। दूसरा प्रश्न ये है कि कोसी को बिहार का शोक और दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि नदियाँ क्या है, नदी से हमको जल प्राप्त होता है और यही जल हमारे लिए क्या है, जीवन के स्वरूप में है। और इन्हीं के बदले जब यही जल जो है सो जीवन देने के बदला में अगर त्रासदी का कारण बन जाती है तो ये अभिशाप या शोक कहलाने लगती है। ठीक है। हिमालय के निकलने के बाद ये जो है कोसी नदी बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में प्रवेश करती हुई बिहार में प्रवेश करती है। इसके तेज प्रवाह और मार्ग परिवर्तन जो इसका क्या है कि ये इसका पहला नंबर तो रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज होता है इस नदी का। दूसरा नंबर है कि ये हर साल अपने मार्ग का परिवर्तन करती, कभी इस तरफ से कभी अगले साल होता है कि कभी उस टोला से। यही तो इससे क्या होता है कि लोग सोच रहे होते हैं कि हमारे तरफ से तो नहीं जाएगी, लेकिन वो भी इस त्रासदी का शिकार बन जाते हैं।
जिससे क्या होता है कि जान माल का तो क्षति होता ही है, साथ में है जो बहुत ही ज़्यादा सिंचाई मतलब सॉरी ये फसल भी बर्बाद हो जाता है। यही कारण है कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। वही दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर से निकल कर के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तक जाता है, जिसकी लंबाई कुल 368 मील तक है। इसका क्या है कि अचानक से बाढ़ आ जाने के कारण इस नदी को अभिशाप कहा जाता है। लेकिन क्या हुआ कि स्वतंत्र भारत की जो सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है, जिसको दामोदर नदी घाटी परियोजना कहते हैं, इससे क्या हुआ कि इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है। सिंचाई, नहर, बाढ़ पे नियंत्रण, मिट्टी का कटाव आदि बहुत काम इस पे किया गया है। जगह जगह पे छोटे छोटे बांध बना दिए गए हैं। तो इसे पश्चिम बंगाल को बाढ़ जैसी त्रासदी से बचाया जा सका है। लेकिन बिहार में कोसी नदी के लिए अभी तक कोई भी उतना कोई ठोस काम नहीं किया गया है। तीसरा प्रश्न है कि जल एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, क्यों? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जल पृथ्वी का सबसे कीमती संसाधन है। ऑक्सीजन एक मानव, जीव जंतु, जितने भी सजीव प्राणी हैं उसके लिए सबसे पहला प्राइमरी चीज़ है कि ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। बिना सांस लिए वो जीवित नहीं रह सकते। और उसके बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा उपयोगी चीज़ है एक सजीव प्राणी के लिए, वो है जल। इसीलिए तो है कि जल को जीवन से रिलेट किया गया है, जल को जीवन कहा जाता है। रहीम जी बोलते हैं अपने कविता में कि रहीमन कहते हैं, पानी राखिए बिन पानी सब सून। अगर पानी नहीं रहेगा तो सब जग पूरा क्या है, सूना सूना हो जाएगा। तो प्रश्न को देखते हैं कि जल से ही जीवन का होना संभव है, चाहे वो पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, या फिर मानव मनुष्य की बात क्यों ना हम करें। जल ही जीवन है, यह कथन पूरी तरह सार्थक है। हम सुबह से लेकर शाम तक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तरीके से, यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हम किसी न किसी तरह से जल का उपयोग कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, लेकिन खाना भी क्या जल से ही बनता है। पानी के बगैर हम नहीं रह सकते। हमारे मानव शरीर में कम से कम 70% जल ही भरा हुआ तथा इस पर ही हम लोग पूरी तरह से निर्भर है। विभिन्न घरेलू काम में जल का उपयोग किया जाता है, यहाँ तक कि कल कारखाना, उद्योग, मानव बस्ती में जल का उपयोग होता है। कल कारखाने में जितने भी कच्चे माल से जो नई सामान बनती है, कल कारखानों में बहुत ही ज़्यादा जल का उपयोग किया जाता है। सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और इन सिंचाई के लिए या फिर कल कारखाने में क्या हम नमकीन पानी जो समुद्र का उसको यूज़ कर सकते हैं? तो नहीं, इसके लिए भी मीठा जल चाहिए। और मीठा जल का प्रतिशत कितना है? केवल 2.5% पूरी दुनिया में। बाकी 97% जो भाग है जल का, वो समुद्रों और महासागरों में है, जो कि नमकीन है, जिसका यूज़ ही नहीं किया जा सकता है। केवल हम उनका नमक बना के उसका यूज़ कर सकते हैं। तो जल से ही विद्युत का निर्माण होता है। आजकल क्या है कि जल को एकत्रित करके उससे, अगर वहाँ पे पहाड़ पर्वत है तो उसको ऊंचाई से गिरता है, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि डायनेमो लगा के बिजली उत्पन्न कर लेते हैं। कृत्रिम तरीके से भी बांध बनाते हैं, बांध से ये पानी को कुछ ऊंचाई से गिराते हैं और बिजली को उत्पन्न करते हैं। बिजली उत्पन्न करके हम यूज़ कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जल का यूज़ हम बिजली के लिए भी कर रहे हैं, सिंचाई के लिए भी कर रहे हैं। यही सब विभिन्न बहुत सारे कारणों के कारण इसे बहुत ही ज़्यादा कीमती और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो स्रोत और संसाधन माना जाता है।